after the Right to Education Act was passed in Parliament, there was a strong feeling of hope in all Adivasi areas that those who have been excluded from education all these years will be able to access education. Perhaps not as well as in other parts of the country, but at least that path will be open to move towards that goal. ट्राइबल को सबसे पहले स्कॉलरशिप का जो छात्रवृत्ति है उसकी सबसे बड़ी समस्या आ रही है। उनको जो छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए उससे बहुत लेट मिलती है। अभी जो इस नया साल है 2017-18 का, उसी साल का अभी तक स्कॉलरशिप मिला नहीं है। एसटी विद्यार्थियों को तो सबसे पहले छात्रवृत्ति चाहिए क्योंकि वो तो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर रहते हैं। अभी आज तक आप देखें जो हिंदुस्तान का जो ये सबसे बड़ा ये जो एक सोशल ग्रुप होके आदिवासी लोग देखा जाए तो क्यों उनका इतना पिछड़ापन? ये पिछड़ापन इसीलिए उनका लिए शिक्षा के लिए जो योजना जो बनाया है सरकार ने, केंद्रीय सरकार हो और प्रदेश का सरकार हो, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। उनके मम्मी पापा जाके पैसे निकाल रहे हैं और उसमें खेती का काम चल रहा है या घर बनाने का काम हो रहा है। मतलब जो बच्चों की चीज़ें हैं वो जो उनको मिलना चाहिए एजुकेशनल के लिए वो नहीं मिल रहा है। बुक्स के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, बुक्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो उस पैसों से बुक्स नहीं खरीदी जा रही है। So I think exclusion of Adivasis from education is a mockery of what Modi ji says about aspirations of young India, which his government and he himself are concerned about. It's the opposite as far as Adivasis are concerned. And to add insult to injury, they're funding RSS schools. They're funding huge funds, shutting down ashram schools, which are government-run schools, and funding RSS Ekal schools. I think it's shocking because, you know, their agenda, according to Vidya Bharati, is very clear: to make people patriotic Hindu citizens. That doesn't fit in with Adivasi culture. And also Adivasi languages are being downgraded. So I think all these issues together we hope will be raised today in the convention and we hope to take it further. खलील खान मेरा नाम है। मैं राजस्थान से बूंदी ज़िले से आया हूँ। बूंदी ज़िले में मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि कम से कम 100 साल से भयंकर जंगल में बसा हुआ एक गांव है हमारे यहाँ माणक चौक। उस माणक चौक में के वासियों में न तो पीने का कोई साधन है और केवल एक हैंडपंप है, वो भी ख़राब पड़ा है। इसके अतिरिक्त रास्ते कहीं पे भी नहीं है, जंगल ही जंगल है। इसके अतिरिक्त इतने बरसों से लगातार गवर्नमेंटें चलती चली आ रही हैं, किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक एक प्राइमरी स्कूल तक उस गांव में नहीं खोल पाया हमारे वहाँ पे। तो आप बताइए एजुकेशन बिना आदिवासी प्रोग्रेस कैसे कर सकेगा? वहाँ पर 100 साल का ऊपर हो गया तो बच्चा का स्कूल भी नहीं है। मेरा गांव में बच्चा की स्कूल की ज़िंदगी बर्बादी हो गई। छोटा छोटा बच्ची यहाँ दूर स्कूल पढ़ती, वहाँ पर जाता ही नहीं है। What we are seeing in the last 8 or 9 years of the implementation of the RTE is that because of the government policies in a framework of privatization, commercialization, the burden of that on Adivasi students and families is just huge. And the impact is so large and yet it's not recognized. अभी भी हिंदुस्तान में ऐसा बहुत आबादी है, आदिवासी आबादी है, जहाँ पे न्यूनतम जो शिक्षा मिलना, प्राइमरी एजुकेशन मिलना, हॉस्टल में कोई एकोमोडेशन, इसका साथ साथ और भी जो ज़रूरत है मिलना, अध्यापक देना, कुछ नहीं है। तो इसका जो माहौल चल रहा है, इसको स्टडी करने के लिए हम 3 संगठन, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और सेंटर फॉर आदिवासी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीनों मिलकर हिंदुस्तान के बड़े बड़े जहाँ पे आदिवासी का आबादी है ऐसा प्रदेश में हमने एक सर्वे किया है। The Center for Adivasi Research and Development, we had undertaken surveys in a number of states to look at the condition of Adivasi hostels. Because as you know, a lot of Adivasis live in very remote and hilly areas which get cut off, especially in the rainy season. So we had gone to do surveys in some of these areas and we were appalled
to actually see the condition of the hostels. We found most of them had such poor infrastructure that it was a shame to actually even call them a hostel. I mean, these are children who are in the state's custody, right? The state is supposed to provide for them. But what we found instead was that the conditions were appalling. When you look at the buildings, they were ramshackled and broken down. The toilets were not worth being called toilets. Girls were bathing out in the open. Children were walking 1.5 kilometers to 2 kilometers to streams to wash their clothes, for open defecation, and for their daily needs. Teachers were going with them. So, you know, this is teachers, this is students in Adivasi areas who are openly, completely denied any share in the Swachh Bharat campaign of this country. The food was the worst thing. Children were kept in sub-starvation conditions. Such low amounts of food were given to them. There were children who were hungry from 9:30 in the morning till 6:30 in the evening because there was nothing in between except for 2 or 3 biscuits which were rarely given. जो भी टीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो भी डिसीजन महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है वो इशू सबसे इफ़ेक्ट कर रहा है एजुकेशनल हायर एजुकेशन बेस में। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनका मेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और जो मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आते हैं तो उनको 3,500 रुपीज़ पर मंथ एक बच्चे को दिया जा रहा है। तो ये सबसे गलत चीज़ है कि आप कोई भी सिटी एरिया में रह रहे हो तो बच्चे किस तरह से खुद के खाने के लिए मतलब भागेंगे या हवा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप हॉस्टल में रहोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, आप अपने पैसों से आपको पैसे दिए जा रहे हैं। जैसे हमारा दाहोद डिस्ट्रिक्ट है, डांग डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सभी जगह हॉस्टल तो है, हॉस्टल का सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बहुत सिटी से बहुत दूर रखा गया है। उसके कारण जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी पढ़ने नहीं आते क्योंकि उनको बहुत दूर का अंतर तय करना पड़ता है। और गर्ल्स का हालत भी बहुत ख़राब है क्योंकि जो वहाँ की गर्ल्स पढ़ने आती है उनके साथ शारीरिक शोषण भी ऐसे मामले गुजरात में भी सामने आए हैं। उसके अलावा 26 ओवरऑल गर्ल्स आश्रम स्कूल है महाराष्ट्र में, तो वो 26 स्कूल में बहुत ज़्यादा पैमाने पे बच्चियाँ जो है वो लैंगिक अत्याचार की बलि चढ़ रही है आज भी। And the security of the girls was a major concern because the doors were broken, they couldn't lock them at night. Many schools had no boundary walls. There was no electricity, so they couldn't use toilets at night, they couldn't go out. And in addition, there were snakes, scorpions, all kinds of wild animals in those areas. We also got reports of young boys from the village coming drunk to these hostels and wardens having huge problems with that. The husbands of female wardens had become de facto wardens. They would discipline the girls, they would beat up the girls, and they would also at times harass the girls. So all in all, if I were to sum it up, I will say that Adivasi children are children of a smaller God for this government. In Adivasi areas, the role of parents and their sacrifices in ensuring their students study, their children study. So that is a very important part if you want to increase. And so what we are seeing is Adivasis, they want to study, they want to learn, they have such strong hopes and aspirations. But where is the infrastructure for it? So that is why we have decided that we should have this convention so that we can take that forward. And we hope to make this a national issue. ट्राइबल सब प्लान तो ये मोदी सरकार आने का बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। बोल रहा है ट्राइबल सब प्लान का ज़रूरत नहीं है। ये होने के बाद क्या हो गया, पिछले एक साल में बजट में 48,000 रुपया कटौती हो गया। तो आप देखें तो पिछले 4 साल इसे करीब 50,000 करके हो तो 2 लाख करोड़ का कटौती हो गया। तो इसका असर पड़ रहा है शिक्षा में। सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन तो नहीं है। आदिवासी लोगों को वहाँ पे जाने के लिए कोई और मौका ही नहीं है अभी। Of the 7 education schemes for Adivasi students, the total amount is only 2,166 crores. That's it. So that includes post-metric scholarships, pre-metric scholarships, schools, infrastructure, everything. And now Arun Jaitley in the last budget had announced that they were going to give 300 crore extra for block level schools. It's not on the ground at all. So basically what we're seeing is in the framework of TSP,
a squeeze on resources for Adivasis. In the framework of the education policy of privatization, commercialization, we're seeing Adivasi schools being shut down. Now, if you say you're rationalizing and merging schools, how can you merge Adivasi? Look at the geographical location. So here you need decentralization, you need schools in villages, instead of which in the name of merger, one village which is 10 kilometers away from another, in the name of merger, you have one school for 2 villages. Children can't get there. Students can't get there. And also you have to see that, 46% of Adivasis are recognized even by these fraudulent calculations of BPL as being below the poverty line.